नमस्ते प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 11वीं के अंतर्गत विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने पिछली कक्षाओं में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बहुत ही गहन अध्ययन कर चुके होंगे, जिसमें कक्षा 10वीं में आपने विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण भी पढ़ा होगा, जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। आज हम विस्थापन अभिक्रिया और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सुने। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब कोई अत्यधिक एक अभिक्रियाशील तत्व होता है और एक यौगिक होता है, तो उस यौगिक में से जो तत्व होता है कम अभिक्रियाशील वाला तत्व, उस यौगिक में से जो अत्यधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व उसमें से विस्थापित कर देता है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे आपको उदाहरण पता होगा, आपका टॉपिक क्या होगा आज का, विस्थापन अभिक्रिया। तो टॉपिक डाल लीजिए क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आपको कल हमने विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिखवा दी थी, और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा के अंतर्गत हमने क्या लिखवाया था, सुनिए। तो जब कोई अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से उसके तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और हमने कुछ ऐसा आपको बताया था कि यहाँ पर एक कोई एक्स अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है और यहाँ पर कोई यौगिक YZ है। इसमें से क्या होता है कि Y को क्या कर देता है, अलग कर देता है X, क्योंकि X क्या है, प्रबल है, अर्थात अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो यहाँ पर X ने क्या कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया, तो XZ प्लस Y बन गया। जैसे आप उदाहरण से समझ सकते हैं, Fe प्लस ZnSO4। आप यहाँ पे देख सकते हैं Fe एक क्या है, उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, या यहाँ पर आप CuSO4 लिख दीजिए, कॉपर सल्फेट। तो आपने जो 10वीं में उदाहरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो आपने सभी लोगों ने कक्षा 10वीं में उदाहरण पढ़ा होगा कि यहाँ पर आयरन यहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व है। यहाँ पर अत्यधिक अभिक्रियाशील तत्व होने के कारण यहाँ पर आयरन जो होता है इस वाले तत्व अर्थात कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देता है। इससे एक यौगिक का निर्माण होता है, क्या होता है, FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपर को Fe ने विस्थापित कर दिया, तो उसने कॉपर की जगह ले ली और यहाँ पर FeSO4 और Cu बना दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। तो क्या आपको विस्थापन अभिक्रिया कुछ हमने 10वीं का आप लोग को रिमेंबर या अर्थात बताया क्या, कुछ आपको आशा है कि थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको कक्षा 11वीं के अंतर्गत विस्थापन अभिक्रिया के प्रकार के अंतर्गत बताएंगे कि उसके प्रकार कितने होते हैं। धातु किसे धातु विस्थापन अभिक्रिया होती है और एक अधातु विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो आप सभी के इनको क्या दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो जी हम आपको मिटा नहीं रहे। इसके बाद हम अब सुने, तो इसके दो प्रकार बताए थे हमने, कौन से, धातु विस्थापन अभिक्रिया और क्या बताया था, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो अब धातु विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और अधातु विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बस आपको यही समझना है, बाकी आप पे सब बन जाएगा। कैसे बनेगा, सुनो। जैसे धातु विस्थापन में क्या होता है, सुने। यहाँ पे आपको नाम ही से विदित हो रहा होगा, धातु विस्थापन यानी धातु का विस्थापन हो रहा है और धातु द्वारा विस्थापन हो रहा है। जैसे अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, Fe प्लस CuSO4 पढ़ा था। यहाँ पे देख सकते हैं आयरन भी धातु है, कॉपर भी धातु है। यहाँ पे क्या कर दिया, धातु ने धातु को विस्थापित कर दिया, किया कि नहीं किया, दिखा रहा आपको, आपस में इंटरेक्ट कर दिया, आपस में विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर धातु ने धातु को विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को
धातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि जब किसी धातु द्वारा उसके किसी यौगिक को धातु को विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, धातु विस्थापन अभिक्रिया। और धातु विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। अब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी हुई आपको ये बस बताना है। यहाँ पर क्या आपको विस्थापन अभिक्रिया दिख रही क्या, अब आपको रेडॉक्स अभिक्रिया देखना है। आप कैसे पहचान करेंगे कि धातु विस्थापन हो रही है, आप कैसे पहचान करेंगे कि यह धातु विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर धातु द्वारा धातु को विस्थापित किया जा रहा है। आपको यह पता है कि आयरन और कॉपर एक धातु है जो कि आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है, क्योंकि आयरन एक उच्च अभिक्रियाशील तत्व है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धातु को विस्थापित कर रही है, इसीलिए यह धातु विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को विस्थापित करके आयरन सल्फेट तथा क्या बना दिया, कॉपर बना दिया। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्या आ गया समझ में। इसके बाद सुने, आपको यह विस्थापन अभिक्रिया तो दिख रही है, अब आप रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। इसमें का प्रकार का पढ़ रहा है अपन, रेडॉक्स अभिक्रिया का पढ़ रहा है ना। तो आपको इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे होगी ये हम आपको बताते हैं। बताएं क्या, अब आप सुने। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आयरन की संयोजकता कितनी हो, ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी। क्या होगी, देख गई 0। यहाँ पे निकालो आयरन की। सल्फर की कितनी होती, 6 होती है। कितने हो गए, -2 अर्थात +2। क्या हो रहा, तो क्या हो रहा बताओ, उपचयन हो रहा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही। यहाँ पर कॉपर को निकालो, यहाँ पे निकाले +2, इसकी निकार को देखिए, देखो 6 8, इसकी कितनी निकाल +2। अब तुमको देख लो कॉपर तो कितने हो जाए, 0 ना हो जाए तो कितने हो जाए, बताओ। क्या आपको यहाँ पर अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रम दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पर विस्थापन भी दिख रहा होगा। नहीं देखा तो फिर सुनो, आपको पता है धातु विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जिसमें धातु को धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। तो यह विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती हुई दिख रही है। इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में, यहाँ पे देखो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या 0 है और यहाँ पर 2 आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि उपचयन को प्रदर्शित करती है, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी आ रही है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यदि आपको समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है। तो जी आपका उदाहरण हो गया धातु विस्थापन अभिक्रिया का, और क्या होगा, आपकी परिभाषा भी हो गई, ठीक है। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। आप सभी को यहाँ पर देखना है, आप सभी लोग जानेंगे कि अधातु विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि कोई अधातु विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी धातु द्वारा, सभी लोग यहाँ पे सुनेंगे, किसी धातु या, हाँ सुनो, किसी धातु नहीं, किसी अधातु द्वारा अधातु को ही विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। किसी अधातु को अधातु द्वारा यदि विस्थापित कर दिया जाता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपने जिस प्रकार पढ़ा है धातु विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कि धातु धातु को ही विस्थापित कर देती है, उसी प्रकार यहाँ पर अधातु विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अधातु अधातु को विस्थापित करेगी। क्या आपको इसकी परिभाषा बन जाएगी कि यहाँ पर ऐसी रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अधातु किसी अधातु युक्त यौगिक को अधातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देता है, इसको क्या कहते हैं, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। क्या इतना करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद हम आपका उदाहरण बताते हैं, सुने यहाँ पे, क्या आपने इसको पढ़ा है, Ca कैल्शियम प्लस जल, बात नहीं करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ पे सुनेंगे
क्या यहाँ पर कुछ आपको विस्थापन अभिक्रिया दिख रही है क्या, बताइए। कैल्शियम इससे जुड़ गया, हाइड्रोजन को विस्थापित किया। आपको यहाँ पे यह पता होगा, सुने, किसी धातु या अधातु द्वारा, सुने, अधातु विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधातु विस्थापन में या तो कोई धातु हो सकती है या तो कोई अधातु हो सकती है। फिर से सुने, यदि धातु विस्थापन अभिक्रिया की बात हो तो यहाँ पे क्या धातु धातु होगी, धातु धातु को विस्थापित करेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अधातु विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक धातु भी हो सकती है और एक अधातु भी हो सकती है, वह अधातु को विस्थापित करेगी, धातु या जे अधातु भी हो सकती है, जगह को विस्थापित करेगी, अधातु को। नहीं आई समझ में। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अधातु नहीं है, यहाँ पे क्या है, धातु है कि नहीं है, तो यहाँ पे धातु कौन सी है, कैल्शियम धातु है। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम धातु है कि नहीं है, तो कैल्शियम जो मृदा धातु है ना, क्षारीय मृदा धातु है, तो कैल्शियम क्षारीय मृदा धातु है। तो हमने क्या बताया, यहाँ पर धातु और अधातु कोई भी विस्थापित कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम यहाँ है जो अधातु अर्थात हाइड्रोजन को अपने यौगिक अर्थात जल से विस्थापित कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, अधातु विस्थापन अभिक्रिया। तो अधातु विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कोई धातु या अधातु किसी यौगिक में से अधातु को विस्थापित कर देती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ने जल के अणु जो है ना, इसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया और कैल्शियम ने इसका स्थान ग्रहण कर दिया कि नहीं कर दिया। इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे संतुलन नहीं हुआ है, नहीं तो आप समझें, तो ये अब संतुलन हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैल्शियम द्वारा यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया गया है, जिससे कि क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो गई है और यहाँ पर धातु या अधातु द्वारा किसी भी अधातु को विस्थापित कर दिया गया है। और इसके बाद हम आपको क्या बताएंगे कि यहाँ पर कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया हुई है, सुनने का। अब सुने, तो यहाँ पर कैल्शियम कितनी हो गई, 0 हो गई, क्या 0 है कि नहीं है, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे निकालो कैल्शियम की, सुने यहाँ पे JX हो गया धन -4 गुणित 2 X धन कितने हो गए, -2 अर्थात कितने हो गए, रुकना थोड़ा सा, क्या हाइड्रोजन को यहाँ पे +1 नहीं होगा, तो 4 में से 1 गए, कितने हो गए, तो X प्लस हो गए, रुकिए, तो यहाँ पर X बराबर क्या हो गया, +6। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, वृद्धि हो गई ना, 0 से क्या हो गई, +6 हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, उपचयन हो गया, नहीं हो गया। इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या देखेंगे आप लोग, वो तो डायरेक्टली दिखाई रहा हो कि यहाँ से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो यहाँ पे अपचयन हो गया, का कॉमन होगी निकाल है, ठीक है। आपको डायरेक्टली जहाँ पर जो चीज़ दिख रही है तो वहाँ पे आपको कर लेना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम से क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे उपचयन हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हट रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया दोनों हुई हैं, इसीलिए इसे अधातु विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लिखिए आप, आज हम इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल। यह कक्षा 12वीं का भी टॉपिक है और एक कक्षा 11वीं का भी टॉपिक है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा, सुने यहाँ पे, तो विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत सबसे पहले आपको उसकी कार्यविधि, कार्यप्रणाली, उसका चित्र 5 नंबर के पेपर में आता है। आपको आए ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन 12वीं में यह क्वेश्चन बिल्कुल आपका 100% था कि ये आता था, ठीक है ना। तो आप क्या पढ़ेंगे, विद्युत रासायनिक सेल।
आपकी एक कहानी टाइप की है ये विद्युत रासायनिक सेल। बिल्कुल हमें आप सुनते जाइए, लिखने के लिए आपका पूरा बोर्ड रखा है, आपको लिख जाइए, ठीक है। सुने आपने, तो आपको सबसे पहले यह पढ़ना है कि सेल किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। तो जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसे जो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं उन्हें विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे आपके पास जो टार्च में सेल होते हैं, टार्च में पता है, तो क्या करते हैं वो, उसमें रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। तो वो क्या होती है, विद्युत के रूप में उत्सर्जित होकर आपको प्रकाश उत्पन्न करती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ऊर्जा को क्या कहेंगे, तो विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जो कि केमिकल ऊर्जा को, केमिकल अर्थात रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे आप लोग, लिखें परिभाषा, हम बोलेंगे, हम लिखे आएंगे नहीं। तो परिभाषा लिखेंगे आप लोग क्या, कि विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं, इन्हें क्या, देखो विद्युत रासायनिक सेल, अब पहले आप जी लिख जी परिभाषा, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को, विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल वह सेल होते हैं जिनमें विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इनको उनकी मतलब विद्युत रासायनिक सेल के दूसरे नाम क्या क्या हैं, तो आप इसमें नाम में क्या लिख सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं इसे, वोल्टीय सेल भी कहते हैं, लिख लीजिए। इनके उपनाम क्या हैं, दूसरे नाम, इनके नाम क्या हैं, गैल्वेनिक सेल, इसे वोल्टीय सेल भी कहते हैं। बताइए आपको इतना करने में क्या दिक्कत है, क्या परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आया क्या। इसके बाद हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने सबसे पहले, हमें आशा है कि आपने परिभाषा डाल ली होगी, उसके बाद उसके कुछ दूसरे नाम है, इसको भी डाल लिया होगा। इसके बाद आपको लिखनी है कार्य प्रणाली। क्या लिखनी है, कार्य प्रणाली। तो आप कार्य प्रणाली में कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे सुने। तो आप टॉपिक डाल लीजिए इसकी कार्य प्रणाली। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सुने यहाँ पे क्या डालेंगे आप लोग, कार्य प्रणाली। और इसमें चित्र भी बनेगा, ठीक है ना। सुने सब लोग यहाँ पे सुनिए, क्या होता है, आप लोग रजिस्टर सब लोग कर दीजिए, बंद करिए, सबसे पहले बंद कर दीजिए, यहाँ पे सुनेंगे, बंद कर दो, क्योंकि आज आपको सुनना है, हम आपको कल लिखवाएंगे, ठीक है, हमको लिखवाएंगे बोल बोल के। बंद कर दो सब लोग, केवल आप यहाँ पे सुनेंगे। बिल्कुल आप, हम कह रहे हैं आप बैग भी बंद कर सकते हैं, जल्दी से करिए। इसमें क्या होता है कि अपन लोग दो बीकर लेते हैं, क्या लेते हैं, क्या आप सभी लोग बीकर से वाकिफ हैं, बीकर किसे कहते हैं, एक प्रकार का वॉच गिलास, मतलब इसमें पानी यानी कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। दो बीकर लेते हैं, सर्वप्रथम हमने दो बीकर लिए, ठीक है ना। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दिया बी। क्या आपको इतना करने में दिक्कत है, क्या नहीं होनी चाहिए। आपने बीकर ए में क्या कर लिया, आपने बीकर ए में ZnSO4 का विलयन डाल दिया। किसका,
यदि आपको ZnSO4 का सूत्र नहीं पता है तो इसको जिंक सल्फेट भी कहते हैं। सुने, आपने सर्वप्रथम क्या कहा, इसमें आपने 2 पी कर लिए। सब लोग यहाँ पर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं है, कई कहानी है। आपने 2 बीकर ए और बी लिए, जिसमें बीकर ए में आपने एक जिंक की छड़ डाली, किसकी, और इसमें आपने किसकी, कॉपर की छड़ डाल दी। किसकी डाल दी? क्या आपको इतना करने में कोई दिक्कत है क्या? आपने यहाँ पे जिंक की डाल दी और यहाँ पे किसकी डाल दी? जी हो गई जिंक की छड़, और जी कितनी का हो गई? कॉपर। आपने जिंक की छड़ जो है ना, इस वाले विलयन में हमने ए वाले जो विलयन है या ए वाला जो बीकर है, इसमें हमने ZnSO4 डाल दिया और इसमें क्या डाल दिया? कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4। क्या आपको इतना समझ में आया? फिर से सुने, हम आपको बता दें, थोड़ी थोड़ी आपको पॉइंट याद होते जाएं। ऐसा नहीं कि हम एकदम से आपको बता दें, कुछ याद नहीं होगा। सुने, पढ़ क्या रहे हैं अपन लोग? गैल्वेनिक सेल। अब एक लिख दे रहा हूं, गैल्वेनिक सेल, जिसमें हम उसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे। जे आपको गोला नहीं बनाना है, नहीं तो गोला बनाने लगो, वृत्त कहलाता है। ठीक है, अब देख लेना। ठीक है, अब सुनो, सर्वप्रथम हमने क्या कहा? आपने 2 बीकर लिए। क्या आपको 2 बीकर दिख रहे हैं? आपने 2 बीकर लिए, ए ले लिए, ए ले लिए। इसमें आपने जिंक की छड़ डाल ली, इसमें आपने कॉपर की छड़ डाल दी। कितना करने में कोई दिक्कत? इसमें जिंक सल्फेट का ब्लेंड डाल दिया, इसमें कॉपर सल्फेट का डाल दिया। बताओ, इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको एक तार की सहायता से जोड़ दिया। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर जानते हो क्या? तो आपने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यहाँ पे तार की सहायता से जोड़ दिया। बताइए, क्या आपको इतना करने में कोई दिक्कत है क्या? बता, यदि आप बताइए, इतना करने में क्या कोई दिक्कत है? बताइए, है नहीं। और आपने क्या किया? 2 पात्र लिए, पहले पात्र में आपने जिंक की छड़ डाल दी और जिंक सल्फेट का ब्लेंड डाल दिया। इसमें आपने क्या कर दिया? किसका? कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का ब्लेंड डाल दिया, है ना। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड जी कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक प्रकार से छड़ होती है, जिसकी छड़ हो उसी का इलेक्ट्रोड। ठीक है ना। जैसे आपने पानी में आप तार तो डाल नहीं सकते। यदि आप मोटो डाल हो, यदि मोटे वाले जो कुछ भी डालो, पत्ती डालो, तो मैं कहूँ ये एरिया बढ़ जाए ना, करंट को एरिया बढ़ जाए। तो कहने का उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर मोटी पतली डाली, पहले तो इलेक्ट्रोड का अर्थ क्या होता है? मोटी पत्ती जो कि किसी भी धातु की बनी होती है, इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है ना। तो यह जिंक का इलेक्ट्रोड डालिए, जिंक की छड़ डाल दिया, जिंक को इलेक्ट्रोड डाल दो, और यहाँ पे कॉपर की छड़ डाली तो कॉपर को इलेक्ट्रोड डाल दो। इतना करने में किसी कोई दिक्कत? अब क्या होगा यहाँ पे सुने, इसके बाद हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को तार की सहायता से कॉपर के इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया और हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये चित्र का वर्णन हो गया है। बताइए, इतना करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुने, काम अब इसके बाद होता है, कहानी यहाँ पे समझें। क्या होता है कि जैसे ही हम इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया क्या, और गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया, तो यह कैथोड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है, सॉरी एनोड की भांति। ये वाला इलेक्ट्रोड किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है? एनोड। और एनोड इसमें ऋणात्मक होता है। सुनिए, जब आप सेल में एनोड बार हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें पढ़ते हैं, विद्युत वाली चीज़ें जो सेल वाली हैं, जब आप विद्युत वाली चीज़ें पढ़ते हैं यानी विद्युत वाली, तो एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का होता है। यहाँ पर एनोड किसका होगा? माइनस का, और ये कैथोड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करेगा। यह किसका का होगा? बताइए, क्या इतना करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोड माइनस का हो गया और कैथोड प्लस का हो गया। आपको देखो,
जो हम बोल रहे हैं ना बिल्कुल वही लिखना है कि सर्वप्रथम हमने 2 व्हीकल लिए, उसमें क्या है, पहले में जिंक की छड़ उसमें जो डाल दिए। आपको बिल्कुल जस्ट ये लिखना है कहानी बना के। कल हम लिखवाएंगे ना, आप कहेंगे हमको लिख लेंगे। आप लोग कल मन से लिख के लाएंगे, समझ रहे बात को, हम आपको देखें और फिर हम आपको बता दें कि आप इसमें जो सुधार कर लीजिए, हमको तो आपको बोल को लिखवा दें। ठीक है, सुने आप। तो यह एनोड की भांति और यह कैथोड की भांति भी प्रदर्शित करने लगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा? अब सुने यहाँ पे, यहाँ पर जो होगी, यहाँ पे यदि आप इसको ऐसा जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या होगी, जिंक की जो छड़ है ना, जिंक की छड़ से इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। कैसे? इस पर कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का दान होगा। कैसे? सुने, यहाँ पर जिंक की छड़ है, क्या जिंक की छड़ से जो क्या होते हैं, ठीक है ना, जिंक की छड़ अब टूटने लगेगी तो किसमें, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगी। कर रही कि नहीं कर रही? यहाँ के जो है ना, यहाँ से अब 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ के लिए आगे बढ़ेंगे। यदि यह इलेक्ट्रॉनों को निकाल रही है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे तो यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न होगा, नहीं होगा? इससे इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गमन हो रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉन इस तरफ गमन कर रहा है। और यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर की छड़ होती है, कॉपर की छड़ पहले से ही Cu+2 बनाए रखती है, ठीक है ना, नहीं आई समझ में? और क्या करती है, इन दोनों जो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एनोड द्वारा अर्थात जिंक के द्वारा जो त्यागे का इलेक्ट्रॉन है अपनी ओर खींच लेती है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर उपचयन की क्रिया हो गई और यहाँ पर अपचयन की क्रिया हुई। सब लोग यहाँ पे देखेंगे, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो हम यदि आपका क्या नहीं, आप आँख हटी दुर्घटना घटी, तो ऐसा ही यहाँ पे काम है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक की जो छड़ है जो उसके विलयन में घुल जाती है और जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे चले जाते हैं, और जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो क्या हो गया, तो यहाँ पे विक्षेप उत्पन्न हो गया। इसका अर्थ विद्युत जल गई और फिर क्या होगा, फिर ऐसी गई इतने आ गए जे, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉपर ने क्या कर दिया, अपने जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ पे अपनी ओर आकर्षित कर लिया, अर्थात खींच लिया। तो यहाँ पे इसने क्या बना दिया, कॉपर। यहाँ पे कॉपर अकेले की छड़ थी तो कॉपर की छड़ ने क्या, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देता है वो, नहीं कॉपर यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या कर दिया इनने, कॉपर प्लस का जो आयन था, कॉपर प्लस के आयन ने यहाँ पर कॉपर के जिंक के 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के तत्पश्चात इन्होंने कॉपर को बना दिया। तो आपकी ये अभिक्रिया ऐसे ही डायरेक्टली चलती जाएगी, ठीक है ना। अब सुने यहाँ पे क्या होता है, फिर से बता दे रहे एक बार, सुने यहाँ पे 5 मिनट सुन लो फिर आगे बता दें। कहीं जब तक आपको पीछे का कुछ समझ में नहीं आएगा भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते हैं, नहीं आई समझ में। जब तक लड़का के चाल ढाल में यदि आपको कुछ पता नहीं होगा तो आप कैसे को ब्याह कर दें। सुनते तो कहो ये कि यहाँ पर एक आपने जे लिया और एक यहाँ पे एक बीकर ले लिया, बीकर ए और बीकर बी, इसमें आपने जिंक की छड़ डाल ली, इसमें कॉपर की छड़ डाल दी। इसमें क्या करा आपने, जिंक सल्फेट का विलयन डाल दिया, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। क्या किया कि यहाँ पर इसको तारों की सहायता से जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर वायुक्ति होती है जो क्या करती है, यदि विद्युत धारा होती है तो विक्षेप उत्पन्न करती है, किस दिशा में हो रही है तो उस तरीके को भी बताती है। सुने, इलेक्ट्रॉन यहाँ के गए, इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किए गए, बस यही प्रक्रिया चलती रहती है। होता क्या है आगे, अब यहाँ पे सुने। तो क्या आपको इतना समझ में आया क्या नहीं आया, बताइए, ठीक है ना। तो क्या होता है इसके बाद, क्या होता है सुने, एक होती है सेल अभिक्रिया। अब देखो जी यहाँ पर क्या हो रहा, ऑक्सीकरण लिखे ना, हम आपको खुद लिखवाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये बड़ा है टॉपिक, ठीक है। कल लिखे हुए में टाइम लगे, बस पहले हम कल का करेंगे, सुबह से जब आओगे आप लोग तो इसका रिवीजन करवा देंगे, फिर आपका लिखवा देंगे, ठीक है। ऑक्सीकरण, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण की, और यहाँ पे कौन सी हो गई, अपचयन की। क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या किया, सुने यहाँ पे सुनना, यहाँ पे सेल अभिक्रिया कैसे लिखेंगे आप, सेल अभिक्रिया आपको यदि सेल किसी भी चीज की सेल अभिक्रिया लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। सुने, जिंक लिखा,
पहले ऑक्सीजन लिखा, फिर ऑप्शन लिखा, जिंक दिख रहा है यहाँ पे, जिंक लिख दिया, फिर आपने क्या लिख दिया, Cu+2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। आपने ऐसे लिख दिया, जी आपके इलेक्ट्रॉन जी कट गए, फिर आपको जिंक प्लस, यहाँ पे ऐसा लिख देना, Zn+2 प्लस कॉपर। बताइए क्या करने, इतना करने में दिक्कत है क्या? 2 इलेक्ट्रॉन काट दी। सबसे पहले देखो लिखने का तरीका बता रहा है, नहीं तो आप लिखते लिखते हेराइए। जिंक लगा, इसके नीचे आपको Cu+2 लिख देना, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ कट जाएंगे, फिर Zn+2 फिर कॉपर। ये कहलाती संपूर्ण सेल अभिक्रिया, पेपर में आती है कि गैल्वेनिक सेल की संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए, तो क्या कर देना, जिंक फिर Cu+2, फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे नहीं लिखना, J और फिर J। बताइए बनेगा इतना कंडे? न बने, हम 2 बार रिवीजन कर रहे हैं। जब तक आपको याद नहीं हो जाएगी हमारी गारंटी का आई, ठीक है, कल हम आपको याद करवा को बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा थोड़ी सी हम भी देख लें। अब सुनो होता क्या है, सुने, ये तो आप पे समझ में आ गया होगा, थोड़ी बहुत समझ में आई, थोड़ी बहुत समझ विकसित भाई। फिर उसके बाद क्या होती है, इतना तो इतने इलेक्ट्रॉन जान लगे, क्या होते हैं कि जो जिंक रहते हैं, जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट, ठीक है ना, और जो कॉपर सल्फेट होते हैं ना, कॉपर सल्फेट SO4, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे देखो जिंक का Zn+2 और SO4-2, यहाँ पे भी कॉपर क्या होता है, Cu+2 और जिंक जो यहाँ पे J2, तो क्या होता है यहाँ पर Zn+ की जो होती है सांद्रता बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब जा रहे, तो यहाँ पर Zn अकेलो प्लस तो बचो ही, अब इलेक्ट्रॉन के भाग गए, तो अब यहाँ पे कहा Zn+ अकेलो बचो कि नहीं बचो, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पर SO4 की सांद्रता बढ़ने लगी। बता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और यदि बढ़ रही है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है चिंता मत कीजिए, हम कल आपको समझाएंगे फिर से, लेकिन हमें आप आज की बात पूर्ण कर दें दो, ठीक है ना, जो हम कल इसको फिर से समझा सकें, ठीक है। तो क्या होता है, हमें पता है किसी को समझ में नहीं आ रहा अधिकतर लोगों को, लेकिन हम कई हम चेहरे देख के बता सकते हैं, ठीक है, सही कह रहा है क्या? हाँ, तो देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे SO4 की सांद्रता बढ़ने लगी। इस सांद्रता को कंप्लीट करने के लिए, इस सांद्रता को, इस क्रिया को लगातार चालू रखने के लिए क्या होता है, एक लवण सेतु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? लवण सेतु। इसमें क्या होता है, KCl और अगर अगर का विलयन भरा होता है। अगर अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है, अगर अगर क्या होता है, अगर अगर एक विलयन होता है जो लवण सेतु में उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे लवण सेतु बंद होता है पूरा। इसमें क्या होता है, सुने, जेल जैसा जेल लगाया कोई, तो वो वैसा क्या होता है, एक पदार्थ होता है जो कि इसके अंतर्गत लवण सेतु के अंतर्गत बनाया जाता है। ये यू प्रकार की नलिका होती है जो कि क्या करती है, इस अभिक्रिया को लगातार बनाए रखती है। इसमें जो SO4 की जो सांद्रता बढ़ रही है और Zn की सांद्रता बढ़ रही है, इनकी साम्यावस्था को एक साथ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको आशा है कि ये इतना मना समझ में आया हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे इसके बारे में और अत्यधिक जानकारी, और हम लिखवाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास में आपका स्वागत था, धन्यवाद, जय हिंद।